जय हिंद। स्वागत एक और छोटे से वीडियो में। एक और आया है नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट और इन्फॉर्मेशन आपके लिए पीएचडी एप्लीकेशन फ़ॉर्म की। यदि आप भी करना चाहते हैं पीएचडी में अप्लाई एप्लीकेशन फ़ॉर्म अप्लाई इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स में एनआईटी नागालैंड में, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी ज़रूरी जानकारी इसमें दी जाएंगी। एप्लीकेशन की डेट और सब्जेक्ट, फ़ीस, सिनॉप्सिस, फॉर्म कैसे भरना है, क्या माध्यम है, और सबसे ज़रूरी चीज़ सिनॉप्सिस, एसओपी, इसकी भी आपको जानकारी दूंगा मैं। और फॉर्म में क्या ज़रूरी चीज़ें आपको लगानी है या भरनी है उसके बारे में, और ऑर्डिनेंस। सबसे पहले ऑर्डिनेंस पे चलेंगे। सबसे पहले जो कि सबसे नीचे पेज नंबर 8 पे एक लिंक दिख रहा है, ये आपको इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आपके समक्ष आएगा पीएचडी ऑर्डिनेंस 2016 आपके समक्ष, जो एनआईटी नागालैंड में लागू है और लेटेस्ट है। इसको पढ़े समझे और जाने बिना आप यदि एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो सबसे बड़ी होगी मूर्खता आपके लिए। इसलिए इस दिए गए लिंक पर आप ऑर्डिनेंस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा इस ऑर्डिनेंस में आखिर है क्या, आपको क्यों पढ़ना है, उसके पहले मैं आपसे बता देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन यही रहेगी, फिर भी मेरे सामने है ऑर्डिनेंस की कॉपी, आप उसको देख सकते हैं। लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा। इस ऑर्डिनेंस में आपको ये बताया गया है कि पीएचडी कम से कम कितने सालों में और ज़्यादा से ज़्यादा कितने सालों में पूरा कर सकते हैं। यदि पीएचडी आपको बीच में छोड़नी है तो आपको क्या नुकसान हो सकता है और किस परिस्थिति में आप पीएचडी छोड़ेंगे, उसका क्या रीज़न देना है, ये आपको इसमें बताया गया है। आपको रिसर्च टॉपिक और सुपरवाइज़र का एलोकेशन यानी कि उसको कैसे निर्धारण किया जाएगा उसकी जानकारी भी इसी ऑर्डिनेंस में दी गई है। रिजर्वेशन का पूरा प्रोसेस, सब्जेक्ट का, टॉपिक का और गाइड का सिलेक्शन कैसे होगा आर्ट्स कॉमर्स साइंस में, और जो रिसर्च की बॉडी होती है जिसे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में तय किया जाता है, उसकी भी जानकारी इसी ऑर्डिनेंस में दी गई है। इस बात का भी ध्यान रखिए। कोर्स वर्क को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, एरिया ऑफ रिसर्च को लेकर सब जानकारी इस ऑर्डिनेंस में है। इसको देख लीजिएगा। 18 से 20 पेज का ऑर्डिनेंस है, वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पर लिंक मैं आपको दे दूँगा। ऑर्डिनेंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब चलते हैं और ज़रूरी चीज़ों पर। सबसे पहले हम चलते हैं, इस एड्रेस को आप देखिए ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर है, बोल्ड अक्षरों में है, एसोसिएट डीन ब्रैकेट में RAC कॉमा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, ये दीमापुर, ये इसका पिन कोड, और ये आपका दिया है डेट 1 जुलाई 2021 4 PM। इस एड्रेस का मतलब है कि आपको इस एड्रेस पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगाकर साथ में अपना रिसर्च प्रपोजल, जिसे बोलते हैं सनॉप्सिस मांगा हो तो सनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल मांगा हो तो रिसर्च प्रपोजल, यदि आपसे राइटअप मांगा है या SOP मांगा है, जो भी आपसे एप्लीकेशन में मांगा गया है उसकी फ़ोटोकॉपी लगाकर आपको इस एड्रेस पर भेजनी है। फिर से सुन लीजिए, इस एड्रेस पर आपको क्या क्या भेजना है बाय पोस्ट, और वह भेजना है 1 जुलाई 2021 4 बजे तक। यदि 1 जुलाई 2021 को 5 बजे के बाद आपका 4 बजे के बाद पहुंचेगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट सुन लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस स्लिप का प्रूफ यानी कि कॉपी, अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्म में मांगे गए हैं, अपना रिसर्च प्रपोजल और अपनी 2 या 4 फोटोग्राफ, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करके भेजेंगे सभी को सेल्फ अटैच्ड कर दीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन नहीं है बल्कि ऑफलाइन है, इस बात का याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और आप सोचेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म यदि ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं, तो फ़ीस कैसे जमा होंगी, उसके लिए भी एड्रेस दिया हुआ है जहां आपको अपना डिमांड ड्राफ्ट यानी कि DD बनाकर भेजना है। और SC ST PH कैंडिडेट को किसी प्रकार की फ़ीस नहीं देनी है, उनको एग्जाम्प्टेड रखा गया है, फ़ीस से छूट दी गई है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस से बाकी कैंडिडेट्स को 500 रुपये की फ़ीस देनी है। ड्राफ्ट किस एड्रेस से बनवाना है वह भी दिया हुआ है। डायरेक्टर NIT नागालैंड, पे ऑफ चुमकुद्दीन, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप देख लीजिए। इस एड्रेस से आपको ड्राफ्ट बनाना है, और जो नीचे का एड्रेस है यहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नीचे से कर रहा हूँ नोटिफिकेशन की शुरुआत। यदि कैंडिडेट गेट क्वालिफाई है और नेट क्वालिफाई है तो उनको प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसको लेकर अभी क्लियर जानकारी नहीं है, लेकिन उन बच्चों को एक्स्ट्रा बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन गेट पास बच्चों का स्कोर 80% या उससे ज़्यादा होना चाहिए,
तभी आपको उसका भी लाभ मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये ऑर्डिनेंस आप देख रहे हैं, ये आपकी क्वालिफ़िकेशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, पीएचडी इंटीग्रेटेड भी है और ओनली पीएचडी भी है, ठीक है। इंटीग्रेटेड में यानी कि 2 कोर्सेज होते हैं, एक साथ चलते हैं, जैसे कि एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड होता है, तो उसी प्रकार इसका परसेंटेज दिया हुआ है 80%, 8.0 होना चाहिए CGPA आउट ऑफ 10 में से, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दिए हुई है क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड के लिए है, इस बात का, ये कोर्सेज है इंटीग्रेटेड में। CEE है, EEE है, EIE है, ECE है, ME है और SCE है। इन सब्जेक्ट में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन मांगे गए हैं। और अब ये आपके समक्ष आ रही हैं क्वालिफिकेशन, 55, 50 के 60 मांगा गया है। SC ST को 55 है, बाकी सबको 60 है। अब ये जो क्वालिफिकेशन है आपकी स्क्रीन पर, ये PhD प्रोग्राम के लिए है। जो आपने नीचे देखी थी वह इंटीग्रेटेड थी, ये PhD प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग के लिए है। अभी मैं आपको इसी वीडियो में आपका एरिया ऑफ रिसर्च क्या हो सकता है, क्या आपका स्पेशलाइजेशन हो सकता है, सिनॉप्सिस के लिए क्या सब्जेक्ट का चूज़ करेंगे, वह भी जानकारी आपको देनी है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे मत बढ़ाइएगा, छोड़कर मत जाइएगा, जानकारी को पूरी ले लीजिए। यदि आप इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं अप्लाई, तो मास्टर्स में आपका 60%, SC ST का 55% होना चाहिए। और इंटीग्रेटेड के लिए भी ये कंडीशन दी हुई है, देख लीजिए इसमें परसेंटेज आपकी सब्जेक्ट के वाइज देख लीजिए, और सब्जेक्ट आपका इंटरडिसिप्लिनरी है तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि अब मैं रिसर्च के टॉपिक पे आने वाला हूँ जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के लिए और मेन सब्जेक्ट के लिए अलग अलग दिया हुआ। ये जो पूरी चार्ट देख रहे हैं, ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की है। एरिया ऑफ रिसर्च आपकी स्क्रीन पर है, जैसे कि आप कम्युनिकेशन इन पैसरो मेजरमेंट में करना चाहते हैं, तो ये एलिजिबिलिटी और डिग्री यानी कि इन सब्जेक्ट से आपका ME MSc या मास्टर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब्जेक्ट दिए हैं आपकी स्क्रीन पर और इसके सामने एरिया ऑफ रिसर्च दिया हुआ है। यदि आप वायरलेस सीनियर एंड नेटवर्किंग पे काम करना चाहते हैं, एरिया ऑफ रिसर्च ये रखना चाहते हैं, तो आपका ME यानी कि जो मास्टर्स है, PG है, वह इन सब्जेक्ट से होना चाहिए। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग कंप्यूटर, इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इन सब्जेक्ट्स यदि आपका मास्टर PG है और इस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं जो नंबर 4 पे है, तो एलिजिबल है। इसीलिए अपना MSc ME देख लीजिए किस सब्जेक्ट से है, उसी के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ रिसर्च का चयन कीजिएगा। 5 नंबर पे देख लीजिए एरिया ऑफ रिसर्च, फिर ये 6 नंबर, 7 नंबर रोबोटिक दिया हुआ है, ऑटोमेटिक्शन दिया हुआ है। रोबोटिक में करना चाहते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड ऑल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल अलाइड डिसिप्लिन दिया हुआ है पॉइंट नंबर 7 में, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपका एरिया ऑफ रिसर्च है। ये आपको जो सीरियल नंबर दिए हैं 1 2 3 4, इसके बाद दिया हुआ है एरिया ऑफ रिसर्च, उसके बाद दिया है आपका डिसिप्लिन। अब ये जो लिस्ट है 7 6 5, ये मेन डिपार्टमेंट्स को लेकर है। इसके अंदर भी थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं समझा देता हूँ। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग ये डिपार्टमेंट है। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं अप्लाई, तो आपका एरिया ऑफ रिसर्च यानी कि सिनॉप्सिस किस टॉपिक के आसपास होना चाहिए, क्या आपके हाइपोथेसिस होना चाहिए, क्या आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या आपके रिसर्च क्वेश्चंस होने चाहिए, क्या आपकी मेथोलॉजी होनी चाहिए, वह सब रहेंगी इस स्पेशलाइजेशन यानी कि एरिया ऑफ रिसर्च के इन टॉपिक्स के आसपास, इस बात का ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में यदि करना चाहते हैं अप्लाई, तो आप जो PhD करेंगे वह आप इन टॉपिक्स पे कर सकते हैं। मैं पढ़ देता हूं थोड़ा सा। यदि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में करते हैं अप्लाई, तो आपको डेटा एनालिसिस, मैकेनिकल लर्निंग, डीप लर्निंग, बायो इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग और मोबाइल कम्युनिकेशन, इमेज प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बायोमेडिकल, इमेज प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग बहुत अच्छा कोर्स है डेटा माइनिंग का, थोड़ा मैंने भी किया था कुछ समय के लिए। स्टॉक मार्केटिंग यानी कि स्टॉक मार्केटिंग को समझ लीजिए, ये शेयर मार्केट वाला स्टॉक मार्केटिंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है। तो उसी प्रकार यदि आप इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग में काम करना चाहते हैं, तो आपका सिनॉप्सिस या SOP या रिसर्च प्रपोजल इस टॉपिक्स के आसपास बनना चाहिए। पावर सिस्टम, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड, डिमांड साइड्स मैनेजमेंट, इंटरनेट थिंकिंग या फिर ये PVE PHE इसके आसपास होना चाहिए। मैकेनिकल लर्निंग, डीप लर्निंग एंड पावर सिस्टम, ये आपके एरिया ऑफ रिसर्च हैं, जो इसी एरिया ऑफ रिसर्च के आसपास आपको अपना
सिनॉप्सिस डिज़ाइन करना है, उसको आप सिनॉप्सिस कह लीजिए, एसओपी कह लीजिए इन शॉर्ट में, राइटअप कर लीजिए इन शॉर्ट में, या रिसर्च प्रपोजल कह लीजिए डिटेल में। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे, उसके अंदर दिया भी गया है, मैं स्क्रीन पर देखता हूँ और आपको बता देता हूँ कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या लगाना है, उसको देख लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, CSIR नेट क्वालिफाई हैं, JRF क्वालिफाई हैं, किसी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप यदि आपको मिल रही है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगाकर फॉर्म में बाय पोस्ट वाले डॉक्यूमेंट के साथ भेजना है। यदि आप कहीं टीचर्स हैं, कहीं के स्कॉलर या फेलो हैं, उसका कुछ प्रूफ है तो उसका भी आपको लगाकर भेजना है डॉक्यूमेंट्स। और इसके अलावा यदि आपका कोई पेपर पब्लिश हुआ है, चाहे आर्टिकल पेपर हो या रिसर्च पेपर हो, किसी आर्टिकल किसी मैगजीन में पब्लिश हुआ है, किसी रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुआ है, किसी इंटरनेशनली मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को लेकर कोई पेपर पब्लिश हुआ है, तो उसको भी आप एज अ डॉक्यूमेंट के साथ उसकी कॉपी भेज दीजिएगा। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके रिज्यूम को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और उसको आप भेज दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे आपके UG का और PG ही भरिएगा, ठीक है ना। PG में यदि आपने किसी टॉपिक पे कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई रिसर्च वर्क किया है, तो उसके टॉपिक का टाइटल आपको फॉर्म के अंदर फिलअप करना होगा पॉइंट नंबर 10 पे, और पॉइंट नंबर 11 पे आपको लिखना होगा आपका टॉपिक कि PhD किस विषय, किस टॉपिक पर करना चाहते हैं, इंटरेस्ट, एरिया ऑफ रिसर्च। और पॉइंट नंबर जो 12 है वहाँ आपको खाली लिस्ट भरनी है। मान लीजिए कोई आपका पेपर पब्लिश हुआ तो पेपर का नाम लिख दीजिए पूरा डिटेल में और उसकी डेट लिख दीजिए, कोई सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर लिख दीजिए और उसका एक फ़ोटोकॉपी अपना उसमें डाल दीजिए। और साथ साथ आपने कोई सेमिनार अटेंड किया है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, कोई जर्नल में पेपर पब्लिश हुआ है, या कोई पुस्तक आपने कोई बुक्स लॉन्च हुई है, चाहे वह एडिटिंग बुक हो या आपके नाम से ओनली बुक हो, तो उसको भी आप एज अ डॉक्यूमेंट के रूप में बाय पोस्ट उन डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हैं दिए गए एड्रेस पर जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एड्रेस मैं आपको स्क्रीन पर फिर से एक बार दिखा देता हूं कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि किस एड्रेस पर आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं और किस एड्रेस से आपको अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। ये जो एड्रेस है नीचे, एसोसिएट डीन NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, इस एड्रेस पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म, अपना जो भी सर्टिफिकेट हैं वह, सेमिनार, वर्कशॉप, गेट का, नेट का, UGC का जो सर्टिफिकेट है वो भेजना है, एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, DD का भी भेजना है। DD का एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर करवा लीजिएगा। DD ओरिजिनल भेजनी है, फ़ोटोकॉपी आपको अपने पास रखनी है। DD के पीछे अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना साइन, अपना ईमेल ID ज़रूर लिख दीजिएगा कि बाय मिस्टेक अगर खोता भी है, मिसमैच भी होता है तो आपको नुकसान ना हो। इस एड्रेस पर बाय पोस्ट भेजना है और ये डिमांड ड्राफ्ट किस एड्रेस से बनवाना है, DD डायरेक्टर NIT नागालैंड। ध्यान रखिएगा, SC ST PH बच्चों को फ़ीस नहीं देनी है, बाकियों को 500 रुपये की फ़ीस देनी है। सब्जेक्ट दिखा दिया, एरिया ऑफ रिसर्च दिखा दिया, डेट शायद मैंने आपको नहीं बताई, लास्ट डेट भी सुन लीजिए, 1 जुलाई 2021 मैंने आपको बताई थी लास्ट डेट है फॉर्म को बाय पोस्ट भेजने की। और कोई जानकारी यदि छूटी हुई है, कोई समझा नहीं पाया आपको, तो उसके लिए मुझे कमेंट करिएगा। और डिटेल में जानकारी ब्राउचर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ऑर्डिनेंस को ज़रूर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त में एडवर्टाइजमेंट और गाइडलाइंस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। तो बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, कैंसिल हो जाए, उसकी जिम्मेदारी ना ही यूट्यूब की है ना ही मेरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए बिना सोचे समझे फॉर्म को मत भरिएगा। अभी डेट है, कुछ ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 1.5-1.25 महीने का समय है, तो आराम से भरिए। और कोई कमेंट हो तो कर दीजिए, लाइक डिसलाइक अपने समझ के अनुसार कीजिए। और NIT नागालैंड में कर दीजिए अप्लाई PhD के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बुक्स और फैमिली के पास रहिए, लर्निंग करते रहिए और सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।